हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ के तहत ओशियनोलॉजी के संबंधित पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू देखेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि किस दिन, सारे डेट इम्पोर्टेंट है कि किस दिन क्या मनाया जाता है। ठीक है, जो 5 जून है इस दिन होता है सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, ताकि आप तुरंत बिना सोचे एलिमिनेट कर सके कि किस दिन क्या मनाया जाता है। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, मतलब विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस। अब 22 मई को शायद एक 1 मिनट, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। तो 22 मई वाला अक्सर पूछा जाता है एक परीक्षाओं में। पीसीएस में तो अक्सर पूछा जाता है। और जो 22 मार्च है इसी दिन आपका मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो हमारा जो आंसर होगा प्रश्न के हिसाब से इसका होगा डी आंसर। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। थोड़ा इसमें हमने थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्नों को भी शामिल किया है, जो कि यूपीएससी वाले जो कोई तैयारी कर रहा होगा तो उनके लिए भी आसान होगा। और पीसीएस में भी अब इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, भारत और पूर्वी एशिया के मध्य, आपको पता है ये इंडिया है, और इधर का जो इस इलाका है एशिया, वो ईस्ट एशिया कहलाएगा। ठीक है, ईस्ट एशिया, और इधर क्या कहते हैं, वेस्ट एशिया, है ना। सेंट्रल एशिया ऊपर हो गया, है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मैप के हिसाब से। तो क्या पूछ रहा है, भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौवहन, मतलब ये वाटर से जो चलते हैं, पानी से चलने वाले जहाज, उसके संबंध में ये प्रश्न है। समय और दूरी को निम्नलिखित में से किस प्रकार कम किया जा सकता है? मतलब भारत से अगर जो पानी के जहाज चले, नौवहन, उसको समय और दूरी को निम्नलिखित में से किस प्रकार से कम किया जा सकता है? तो उसका स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य मलक्का जल डमरू मध्य, मतलब मलक्का स्ट्रेट है, जल डमरू हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, को अधिक गहरा करना। अब आप देखिए वो तो ऑलरेडी गहरा है मलक्का स्ट्रेट, उससे बड़े बड़े शिप गुजर रहे, चाइना, जापान, कोरिया, इनका कारोबार तो मोर देन 60% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसी रूट से करते हो, मलक्का स्ट्रेट से। तो उसके गहरा तो है ही हो। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल वो लग रहा है क्या, बेकार सा ऑप्शन है ना। तो ये तो एलिमिनेट कर दो आप इसे। दूसरा देखिए, सियाम की खाड़ी। अब यहाँ पे ये 1999 में पूछा है, पता है। तो सियाम की खाड़ी जो है ना, इसे बोलते हैं थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी। सियाम की खाड़ी को, सियाम की खाड़ी एक ही नाम है ना, सियाम की खाड़ी को। चाहे परीक्षाओं में ऐसी दूसरे नाम से ना प्रश्न आ जाते हैं, जिससे कि आपने अगर वो चीज़ न पढ़ी हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सियाम की खाड़ी कहाँ है। इसी को क्या कहते हैं, थाईलैंड की खाड़ी। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। जो सियाम की खाड़ी है और अंडमान के बीच एक कारा इस्थमस नाम की एक नहर है, अगर उसका निर्माण पूरा कर दिया जाए तो संभवतः दूरी कम हो जाएगी। ये है भी कारा कैनाल नाम से प्रोजेक्ट इंडिया और थाईलैंड के बीच है, एक मतलब रखा हुआ है टेबल पर। देखिए कब तक पूर्ण होता है।
तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हमें देखेंगे कि कहाँ आपका मलक्का स्टेट है और कहाँ ये कारा कैनाल है। हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका ईस्ट एशिया का चित्र, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगापुर स्टॉप पे है। सिंगापुर इसको क्या मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, यहाँ को ड्यूटी लेता है। इसलिए सिंगापुर का पोर्ट जो है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे जहाज़ रुकते भी है। काफ़ी बड़ा पोर्ट है सिंगापुर का। और ये मलेशिया पेंसुला, तो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य क्या है आपका मलक्का स्ट्रेट है। ये है मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। ये चौक पॉइंट है, ठीक है। और इधर है सुंडा स्ट्रेट। इन दोनों ही चौक पॉइंट पे इंडिया वॉच करता है। ये अपना इधर आ गया आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। और यहाँ पे अपना वो क्या है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया हो गया। ये मैप में ये भी देखिए मलेशिया हो गया। ये भी इंडोनेशिया के ये सारे आइलैंड है, ठीक है। इसमें आपको देखो एक स्टेट ये हो गई, एक स्टेट ये हो गई और एक लॉम्बोक स्टेट ये हो गई। तो ये आपको ईजिली पता चल गया। ऊपर से आपको ये भी पता चल गया ब्रुनेई यहाँ पे है, मलेशिया इधर भी है और इधर भी है, और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा आइलैंड में इंडोनेशिया फैला हुआ है। तो इस चीज़ों को आपको मैप में देख सकते हो। इधर वाला सी कहलाता है साउथ चाइना सी, इधर वाला इंडियन सी और इधर पैसिफिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कारा कैनाल कहाँ है। कारा कैनाल प्रोजेक्ट कारा इस्तुमस लैंड ब्रिज। तो जो कारा है ना, ये आपका जो ये थाईलैंड है, देखिए थाईलैंड का ये वाला हिस्सा पेंसुला थाईलैंड का ये वाला जो यहाँ तक फैला है, किससे मलेशिया की सीमा को टच कर रहा है। तो ये हो गया आपका साउथ चाइना सी, और यहाँ से ये कैनाल प्रपोज्ड करके और आप सीधा यहाँ से अंडमान सी में आ जाएंगे। तो आपको इतना मलक्का स्टेट घूमने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना टाइम बच रहा है, साथ साथ में कितना फ्यूल बच रहा है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या है सही है, जिससे कि समय प्लस दूरी दोनों बचेगी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इस कारा इस्तेमाल प्रोजेक्ट, उसी से हम दूरी कम कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी करंट के हिसाब से भी, ठीक है। तो दो आपके इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश। ये लाओस क्या है भू आबद्ध देश कौन है यहाँ पे लाओस है। लाओस कहीं से भी समुद्र से टच नहीं करता, इसलिए लाओस क्या है भू आबद्ध देश है। कई बार आता है इन 4-5 देशों को दे देगा और बोलेगा कौन सा देश भू आबद्ध है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के हिसाब से, नहीं तो बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी। आगे देखिए, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने वाले क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आपको कंसिडर करना है स्टेटमेंट के हिसाब से कि जहाँ मछली अत्यधिक मात्रा में मिलती है वो क्षेत्र कौन सा होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखिए, जहाँ गर्म और ठंडी वायु राशियाँ मिलती है। तो मछलियाँ तो पानी में होती है, तो वायु राशियाँ तो हवा में मिलेंगी, तो उनका सीधा कोई लेना ना देना, तो ये गलत है। जहाँ मीठे पानी की नदियाँ समुद्र में मिलती है, ये थोड़ा ठीक हो सकता है पर इतना भी परफेक्ट आंसर नहीं है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट, जहाँ गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे प्लैंकटन होता है, उन्हें खाने के लिए मछलियाँ आती हैं। अब वेलिंग भी होती है यहाँ पे, जिससे कि ये आइडियल फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप उन्हें मैप में ज़रूर देखना। नॉर्थर्न अटलांटिक में सबसे फेमस क्षेत्र है, उसको आप देखिए। बेंजुला के पास है एक क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, जापान के पास भी है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है और वो मैप में पॉइंट करना है कि वो कौन कौन से क्षेत्र है। तो यहाँ पे जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, तो वहाँ पे क्या अच्छा खासा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अंडमान और निकोबार द्वीप में अवस्थित इंदिरा पॉइंट, देखिए इंदिरा कॉल ऊपर है जम्मू कश्मीर में, इंदिरा पॉइंट का है अंडमान में। किसके कारण जलमग्न, अब ये इंदिरा पॉइंट जो क्या है जलमग्न हो चुका है। तो ये कब हुआ जलमग्न, जब 2004 में सुनामी आई थी। तो आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है पृथ्वी का घूर्णन, नंबर 2 वायु दाब और पवन, तीसरा है महासागरीय जल का घनत्व, नंबर 4 है पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है या करते हैं, ठीक है। अब लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन कौन से कारक है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। देखिए पृथ्वी का घूर्णन का मतलब क्या होता है,
अपने एक्सिस पे घूमना। अगर पृथ्वी सपोज़ अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर दिए तो क्या धाराओं पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पृथ्वी के घूर्णन से ही कोरियालिस फोर्स जनरेट होता है। कोरियालिस फोर्स, और आपको पता है कोरियालिस फोर्स क्या होता है? ये एक आभासी फोर्स है जिसमें नॉर्थ पोल पे अपनी दाईं ओर और साउथ पे अपनी बाईं ओर धाराएं बहती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो कि सीधा सीधा धाराओं को प्रभावित करता है। नंबर 2, वायु दाब और पवन, ये दोनों, अगर वायु दाब क्या हो, अधिक हो, और वायु दाब अधिक कहाँ होता है और कम कहाँ होता है, ये आपको पता है। और ये भी क्या, समुद्री धाराओं को प्रभावित करेगी। हवा अपने साथ सतह के जल को इधर से उधर ले जाती है। इसी का इफेक्ट आप ला नीनो अल नीनो देखते हैं, जहाँ टेम्परेचर भी काम करता है, साथ साथ हवाएं भी काम करती है। मानसूनी पवनें हैं, चाहे सोमालियन जेट है, ये सारी क्या धाराओं को प्रभावित करती है। तो सेकंड वन इज़ आल्सो करेक्ट। नंबर 3 इज़ महासागरीय जल का घनत्व, डेंसिटी भी हायर डेंसिटी या हायर डेंसिटी से वाटर क्या लेस डेंसिटी की तरफ जाता है। लेस डेंसिटी उससे क्या चलता है, धाराएं बहती है, समुद्री धाराएं प्रभावित होती है इन चीज़ों से। तो तीसरा भी सही स्टेटमेंट है। चौथा देखिए, पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूम लगाती है ना, परिक्रमा करती है, तो क्या अगर पृथ्वी यहाँ पे है, आज कल अगले दिन यहाँ पे है, अगले महीने यहाँ पे, तो इससे धाराओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए 1, 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भूमध्य रेखीय प्रतिधारा का पूर्व की ओर बहने का क्या कारण है? भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल क्या कहते हैं, एंटी करंट कहो चाहे जो भी कहो, इसका कारण ये देखिए, भूमध्य रेखा में ट्रेड विंड्स मिलती है। एक इधर से आती है नॉर्थ पोल से, एक साउथ पोल से आ जाती है, जो क्या पानी को वेस्ट की तरफ धकेलती है ना। और इन ट्रेड विंड के प्रतिस्वरूप यहाँ पे बीच में एक करंट इनको बैलेंस करने के लिए चलती है। इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रतिधारा। ठीक है, तो ये इसके बहने का क्या कारण है? दो भूमध्य रेखीय धाराओं का अभिसरण। इन धाराओं का जब यहाँ पे अभिसरण होगा तो इनका बैलेंस करने के लिए एक इनका विपरीत धारा बहेगी। तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण महासागरों और समुद्र में ज्वार और भाटा? ज्वार आपको पता है, ज्वार ये हाई होता है और भाटा क्या होता है, नीचे, है ना। जब पानी की लेयर ऊपर जाती है तो ज्वार हो गया और भाटा गड्ढा टाइप का। ठीक है, ये तो सिंपल लैंग्वेज में है, बाकी तो ज्योग्राफिकल टर्म्स जो भी हो आप समझ लेना किताब पढ़ के। अभी तो हम सिर्फ प्रश्नों को टैकल कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य के गुरुत्व आकर्षण के कारण उस पर ज्वार भाटा आता है। हाँ, आंशिक आता है, लेकिन सूर्य का भी थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव है सूर्य का, जबकि सूर्य एक पृथ्वी से भी बड़ा मास बॉडी है उसका, पर उसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है पृथ्वी से। ये हमारा अर्थ है यहाँ पे, है ना, अर्थ है। सूरज यहाँ है भाई, है ना, सन यहाँ है, और जो मून क्या है, यहीं पे है। सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उतना ज़्यादा असर नहीं डालता किस पे, पृथ्वी पे, पर डालता है। इसमें ये नहीं पूछा है कम ज़्यादा, पर डालता है। ठीक है, तो ये भी सही है। चंद्रमा का तो बिल्कुल डालता है। चंद्रमा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पास में है, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा असर डालता है इन कंपैरिजन टू सन। तो दूसरा से पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल आपको पता है, जब पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी जब घूमेगी तो जो उस पर पानी है वो बाहर की तरफ जाने की वो करेगी, प्रवृत्ति रखेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है तो पानी फ्री फ्लूइड है, तो बाहर की तरफ जाने की प्रवृत्ति रखेगा, जिससे कि ज्वार भाटा आते हैं। ये भी एक वो है। अपकेंद्रीय बल पढ़ा होगा आपने, ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, किस मेथड पे वॉशिंग मशीन काम करती है ना। तो यही है वो अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये जीएस के लिए भी अच्छा है और ज्योग्राफी के लिए भी अच्छा है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। समुद्री डकैती और तेल रिसाव की घटनाओं के जवाब में इसकी स्थापना अभी हाल ही में की गई। ये तो गलत है भैया, ये 1997 में इसकी स्थापना की गई।
नंबर 1। नंबर 2, ये जो है एक अंतर सरकारी निकाय, मतलब सरकारों का आपसी समन्वय का एक संगठन है। इसके सदस्य कितने हैं, मेंबर इसके कितने हैं भाई, 23 मेंबर है। और कुछ डायलॉग पार्टनर है, डायलॉग पार्टनर इसके 12 है। यूरोप से इसका एकमात्र मेंबर फ्रांस है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नंबर 1, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि आर्थिक और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य टारगेट क्या है, आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। और ये कौन से देश है, तो जो इंडियन ओशियन से लगे हुए कंट्री है वो इसके मेंबर हैं। और कुछ डायलॉग पार्टनर है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉरिशस, मॉरिशस के एबन शहर में, एबन सिटी में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना आपने। नंबर 2 देखिए, यह केवल समुद्री सुरक्षा के लिए बनाया गठबंधन नहीं भैया, ये आर्थिक उसके लिए भी बनाया और समुद्री सुरक्षा, तो इसका जो टारगेट है उसमें से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो बी। आगे देखिए भूमध्य सागर कौन सा सागर है, कई बार हम जल्दीबाजी में पढ़ते हैं भूमध्य को इक्वेटर से जोड़ देते हैं, जो भूमध्य सागर वो हो गया जो कि इक्वेटर के आसपास है। ये बिल्कुल गलत है। भूमध्य सागर क्या है, मेडिटेरियन सी, जो कि अफ्रीका के उत्तर में है ना। यहाँ पे आपका देखा होगा अटलांटिक है, यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी है, इधर रेड सी है, और वापस इधर आपका इंडियन ओशियन आ जाता है। यहाँ पे ये अफ्रीका आ गया, इधर ये यूरोप आ गया, इधर ये सेंटर क्या कहते हैं, वेस्ट एशिया आ गया, है ना, जिधर आपका इजराइल देश है, और इधर आपका साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका। इन चीज़ों को आपको मुखागिर याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से किस किस देश की सीमा मिलती है, आपको ये पता होना चाहिए किस किस देश की सीमा वहाँ तक है, कहाँ तक, आपके मेडिटेरियन सी तक, ठीक है। तो देखते हैं, मैप में देखते हैं, उसके बाद ही हम इसका आकलन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका आ गया मेडिटेरियन सी, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि अटलांटिक सी को उससे जोड़ती है, अपने मेडिटेरियन सी जो है स्पेन आ गया, ठीक है। तो इसमें बाकी देश आप देख लेना जब फुर्सत मिलेगी, अफ्रीका के कौन कौन से देश मेडिटेरियन सी तक छूते हैं उसके सीमा को, और कौन से यूरोप के। लेकिन अभी हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से देखना हमने, एक तो क्या है, सीरिया टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। नंबर 2 देखिए, लेबनान भी टच कर रहा है, लेबनान, ठीक है। जॉर्डन मांगा उसने, तो जॉर्डन कहीं से भी टच नहीं कर रहा है। ये देखिए जॉर्डन ये हो गया। इजराइल है तो इजराइल टच करता है, और जो जॉर्डन है वो किससे लगा हुआ है, डेड सी से लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ गए, सीरिया एंड लेबनान। ना ही जॉर्डन लगा हुआ है और ना ही चौथा ऑप्शन क्या है उसमें, लेबनान, इराक तो दूर दूर तक नहीं है उससे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीरिया एंड लेबनान। तो ऑप्शन इज सी। ये सीरिया से रिलेटेड और लेबनान से रिलेटेड अक्सर पूछ लेता है यूपीएससी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय गतिविधि, कौन सा सागर या झील, जो भी कहो आप, मानवीय गतिविधियों के कारण अत्यधिक सिकुड़ गया है या गए हैं, आपको कंसिडर करना है। आपको सबसे पहले देखना है अरल सागर कहाँ है। अरल सागर ही एकमात्र ऐसा है जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण क्या सिकुड़ता जा रहा है, सूखता जा रहा है ना। कभी वहाँ पे बोट चला करती थी, अब बिल्कुल ही उसका क्षेत्रफल भी कम हो गया, और वहाँ पे सोल्ट की एक परत सी जम गई है ना। तो इसको आप देखना, इसमें भी मैं आपको मैप में बताऊँगा। ब्लैक सी आपको पता होना चाहिए कहाँ है, बैकाल लेक कहाँ है आपको पता होना चाहिए, रसिया में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, है ना। तो देखते हैं कि अरल सी कहाँ पे है ना। ये है आपका अरल सी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है। इसका आप चित्र देख लेना, किसमें, उस पे, इसका चित्र आप उस पर देखना, गूगल पे देखिए, और उसमें देखिए कि आप इसमें कौन कौन से
क्या क्या ऐसे कार्य किए गए इंसानों द्वारा जो कि ये वो होता जा रहा है क्या इसके मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मानवीय गतिविधियों से क्यों इतना ये सिकुड़ता जा रहा है। चलिए ये तो हो गया आपका क्लियर। अब दूसरा देखते हैं हम कैस्पियन सी। कैस्पियन सी भी यहाँ पे आ गया। तो कैस्पियन सी से सटे हुए देश एक बार कई बार पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें रशिया का बॉर्डर भी कहाँ तक है, कैस्पियन सी तक। उसके बाद आता है अजरबैजान। अजरबैजान, भाईजान नहीं बेजान, है ना। तीसरा इसमें क्या है, ईरान कहाँ तक है, ईरान भी काफ़ी बड़ा देश है, देखिए ईरान का बॉर्डर भी काफ़ी वहाँ तक है। चौथा है तुर्कमेनिस्तान, और एक और है कजाकिस्तान। कई बार आता है कि कौन कौन से देश इसके बॉर्डर को छूते हैं, और कई बार आता है कि किसकी राजधानी कैस्पियन सी के निकट है। तो यहाँ पे है बाकू। क्या है, बाकू। किसकी राजधानी है बाकू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज़रा सोचिए इसमें कि किस किस में है पृथ्वी पे। वैसे उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोगों को सबको पता ही होगा, है ना। देखिए इसमें देखते हैं, चलो आपको जो भी लगे पहले मैं लिख देता हूँ। पृथ्वी में जितना भी पानी है उसमें से 96 या 97 जो भी कहिए आप किस में है, ओशियन में है, जो कि लगभग पीने के लायक नहीं है। लगभग 3.5% क्या है, पीने लायक है। अब ये पीने लायक कहाँ का है, जिसमें से 68 के लमसम किस में है, फ्रेश वाटर किस में है सबसे ज़्यादा, ग्लेशियर में, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये ज़रूरी है। 3% की ये नहीं होना चाहिए, मतलब मेल्ट नहीं होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से मेल्ट हो रहा है तो खारा पानी वहाँ जा रहा है कहाँ, समुद्र में, वापस क्या होगा, इतना क्या है, अरे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल है। और 1% के करीब ही अन्य है, मतलब जिसमें आपके झील झाल क्या कहते हैं, नदी उदी आ रहे हैं ना, इनमें क्या है लगभग 1%। तो ये है हमारे जल का। तो चले देखते स्टेटमेंट के हिसाब से। पृथ्वी पर मौजूद जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियाँ और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ये तो गलत है। इसमें तो बहुत कम है, इन सब में ही एक ग्राउंड वाटर तो काफ़ी ज़्यादा। ध्रुवीय बर्फ़ की चोटी और हिमनद में मौजूद जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ध्रुवीय गलत है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये है इक्वेटर, जो नॉर्थ साइड से आएगी व्यापारिक पवनें, वो अपने पश्चिम मतलब अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है। किसके कारण, कोरियालिस फोर्स के कारण। और जो साउथ से आएंगी वो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए इस पहला स्टेटमेंट आप समझिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ट्रेड विंड जो होती है, हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक हवाओं के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होते हैं।
हाँ तो हो सकता है, क्योंकि जब ये व्यापारिक पवनें चलती है तो यहाँ से अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती है, और इसी क्षेत्र में ईस्ट मतलब अपने पूर्वी क्षेत्र में पानी बरसा देती है। तो स्वाभाविक बात है जो वेस्ट वाला क्षेत्र होगा उसका ईस्ट वाले के टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, जहाँ बारिश होगी वहाँ फ्रेश वाटर और उसके टेम्परेचर में अंतर आएगा। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है, पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग ज़्यादा गर्म होता है। नंबर 2 देखिए, समशीतोष्ण क्षेत्र क्या होता है, इससे ऊपर वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे पछुआ पवनों के कारण, है ना, समशीतोष्ण हो गया आपका लगभग कर्क से ऊपर और मकर के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से इस तरफ को 35 के आसपास वो होता है समशीतोष्ण क्षेत्र। उसके संबंध में क्या पूछ रहा है, पछुआ पवन के कारण महासागरों के पूर्वी भाग पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक गर्म होते। जो पछुआ पवनें चलते हैं आपको पता होना चाहिए, वेस्टलरीज जो चलती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से चलती है, इसलिए उनका नाम क्या है, वेस्टलरी, मतलब पछुआ पवनें से। तो पछुआ पवनें भी जिस क्षेत्र से चलेंगी वहाँ से ठंडक लेके चलेंगी, और इस क्षेत्र को इन्हीं पछुआ पवनों के कारण आपने देखा होगा जब ये मेडिटेरियन से गुजर के हुए चलती है तो मॉइस्चर लेके चलती है, और ठंडियों में भारत के कई हिस्से में बारिश करती है, और वो ईस्ट का हिस्से के टेम्परेचर में वेस्ट के में ज़्यादा बारिश होने से वेस्ट वाला क्षेत्र क्या होता है, ठंडा, और पूर्वी वाला गर्म होता है। इस चीज़ को आप ज्योग्राफी के मैप के हिसाब से देखना, तब जाके आपको समझ आएगा दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे देखते हैं, विवादित समुद्री द्वीप सेनकाकू किस सागर में अवस्थित है। सेनकाकू का विवाद किस किस के बीच चलता है, चाइना वर्सेस जापान के बीच चलता है। अब देखिए चाइना सी में ये कहाँ है, दक्षिणी चाइना सी, जापान किस में है, पूर्वी चाइना सागर में, तो ये पूर्वी चीन सागर में है। तो इसलिए इसको चीज़ को आपको ध्यान में रखना। ये रहा आपका चाइना और ये रहा आपका जापान, इधर आ गया आपका पैसिफिक, और ये है आपका सेनकाकू आइलैंड किस किस के बीच है, तो ये हो गया ईस्ट चाइना सी में है ये सेनकाकू, और इधर वाला क्या हो गया, साउथ चाइना सी, जो जिधर का आपका क्या है, इंडोनेशिया वगैरह, फिलीपींस वगैरह, हो साउथ चाइना सी। चलिए आगे चलते हैं। रेड सी, जिसे लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होती है। आपको पता होगा, मैंने अभी बताया कि मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, फिर यहाँ पे क्या है, रेड सी, यहाँ पे क्या है, बबल अल मंदाब जो क्या है एक स्टेट है, और यहाँ पे आपका अदन की खाड़ी, उसके बाद इंडियन ओशियन। तो इस चीज़ को आपको बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये अफ्रीका हो गया, इधर आपका ये सऊदी वाला इलाका हो गया। तो क्या बोला, बहुत कम वर्षा होती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लाल सागर में किसी भी नदी का जल प्रवेश नहीं करता, ये भी सही है। बहुत इक्का दुक्का छोटे मोटे नालों का पानी आता हुआ, बाकी कोई भी बड़ी नदी रेड सी में नहीं जाती, इसीलिए रेड सी का पानी बहुत खारा है, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर भी हम एक बार मैप में देख लेते हैं। ये हो गया आपका रेड सी, ये है आपका स्वेज कैनाल, और इधर है आपका डेड सी, ये हुआ डेड सी आपका गल्फ ऑफ अकाबा। ये आ गया आपका बबल अल मंदाब, अदन की खाड़ी को जोड़ता है रेड सी से, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, कौन कौन सी कंट्रियाँ रेड सी के मुहाने पे है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड कैनियन किस देश में, तो सबसे आसान है, अमेरिका में है ग्रैंड कैनियन। आगे देखिए, अपने गहरे रंग के पानी के कारण सबसे बड़ी धारा को ब्लैक करंट के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या काली धारा भी कहते हैं। अभी इस धारा का कौन सी है ये धारा, ये आपको पता होना चाहिए। ये जापान के पास है कुरोशियो की धारा। देखिए किसी दिन हम किसी चैप्टर में डिटेल में बताएंगे कि कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी गर्म धारा है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोतों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें, ठीक है। कि कहाँ ज़्यादा जल है, कहाँ कम जल है, और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना। तो सबसे कम जो पानी है ना किस में है, किसमें, नदियों में।
सबसे कम किस में है? नदियों में। एक तो हो गया। नंबर 2 क्या हो गया फिर? वातावरण में मॉइस्चर वगैरह, है ना। उसके बाद आता है तीसरे पे झील। देखिए झीलों में नदियों से ज़्यादा पानी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। झील के बाद आता है आपका भूजल। अब नदियाँ कौन से? तीसरे नंबर पे है, वातावरण दूसरे पे है, झील पहले पे है और भूजल चौथे पे। तो क्या हो गया? 32-14। 32-14 कौन सा है? 3214। आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। ये आगे आपका ओशियन रिलीफ से संबंधित प्रश्न है और उसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा दी है उसने कि जीवाश्म ईंधन जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना? अभिकथन दिया होगा एक स्टेटमेंट और उसका कारण दिया है, आपने विचार करना है और उसके हिसाब से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो अभिकथन क्या है? जीवाश्म ईंधन महाद्वीपीय शेल्फ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए महाद्वीपीय शेल्फ जहाँ से ये वाला क्षेत्र होता है। उसके बाद आता है महाद्वीपीय ढाल आता है, फिर क्या आता है? महाद्वीपीय उत्थान आता है, फिर क्या आता है? फिर आता है आपका नितल मैदान आता है, नितल मैदान आता है। एप्सल प्लेन भी बोलते हैं जिसे, नितल मैदान। इधर आ गया आपका ट्रेंच, गर्त। फिर ऐसे ऐसे करके फिर इधर आता है सी माउंट, है ना, सी माउंट। फिर ऐसे करके रिंग, फिर फ्रिंज, एटॉल, ऐसे, है ना। यहाँ पे आ गया शेल्फ, स्लोप, राइज, है ना, ऐसी तो है। उसके बाद तो इसमें देखिए महाद्वीपीय शेल्फ पर तलछटी निक्षेप नदियों, हवा और हिमनदों द्वारा जमा किए जाते हैं। तो इसका ए भी सही है और आर भी सही है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन महाद्वीपीय शेल्फ पे पाया जाता है। जो भी ऑयल भी प्राप्त होता है वो महाद्वीपीय शेल्फ में ही होता है, ना कि गर्त पे, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, समुद्री भू आकृति ओशनिक रिलीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय गर्त महाद्वीपीय ढाल के आधार पर स्थित होती है। महाद्वीपीय जो गर्त है, मैंने कहा क्या बोला है? महाद्वीपीय गर्त, ये स्लोप आ गया। वैसे राइस भी होता है यहाँ पे, ढाल भी होती है ना। महासागरीय गर्तों में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। सर्वाधिक महाद्वीपीय गर्त अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। महासागरीय गर्त महाद्वीपीय ढलान के आधार पर स्थित होती है। अभी देखिए, आपको मैंने चित्र बना के दिखाया है, क्या इसमें है? तो नहीं, यहाँ पे वो नितल मैदान है, उसके बाद आपका क्या है? ट्रेंच है। तो मेरे हिसाब से ओनली 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रशांत महासागर से अधिक गर्त क्या है? अटलांटिक महासागर में मौजूद है। बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर किसमें है? ट्रेंच आपके प्रशांत महासागर, क्या पैसिफिक में ज़्यादा है, ठीक है। सबसे लंबी मध्य सागरीय कटक क्या बोलते हैं? मिड ओशियनिक रिज अटलांटिक महासागर में। आप इसलिए बोलते हैं अटलांटिक महासागर ऐसा है, ऐसे में तो ये रिज है ना, जिसने महासागर को ऐसे, इधर भी सागर है, ऐसे बीच में एक रिज है। तो सेकंड वन इज़ करेक्ट। थर्ड वन देखिए, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का 1/3 है। 1/3 नहीं, लगभग 1/2 है। तो ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। इंडियन ओशियंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फॉल्स स्टेटमेंट। पहला देखिए, हिंद महासागर उत्तर में आर्कटिक महासागर में खुलता है, यही स्टेटमेंट क्या है? मतलब आर्कटिक सागर में कहाँ खुलता है? ये तो यहाँ से तो बंद है उत्तर की तरफ से, और दक्षिण की तरफ से खुलता है, तो इधर ऑस्ट्रेलिया की साइड खुलता है ना, अंटार्कटिक की तरफ खुलता है। तो पहला गलत है। हिंद महासागर का तल प्रशांत महासागर की तुलना में समतल है, ये सही है। इस प्रश्न के हिसाब से गलत है। लक्षद्वीप चागोस कटक हिंद महासागर को 2 घाटियों में विभाजित करता है, ये भी सही है। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट वन इज फॉल्स स्टेटमेंट। 1 मिनट है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इंडियन ओशियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अब हमें सही फाइंड आउट करना है ना। तो हिंद महासागर के अधिकांश द्वीप पूर्वी भागों में स्थित है। नहीं यार, पश्चिम में भी है, पूरब में भी है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा देखिए, हिंद महासागर का केंद्रीय कटक कई छोटे छोटे कटकों में विभाजित है। बिल्कुल है। यहाँ से आपका लक्षद्वीप हो गया, ऐसे इधर चागोस हो गया, इधर सेंट्रल तक, ऐसे इक्वेटर तक छोटे छोटे कटकों में डिवाइड है। ये तो सही है। नंबर 3 देखिए, मडागास्कर पर्वतमाला अरब सागर को 2 भागों में विभाजित करती है। ये भी गलत है। अरब सागर कहाँ रहेगा, मडागास्कर कहाँ रहेगा? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न आता है। मैच द फॉलोइंग। अच्छा प्रश्न है। आपको एक तरफ ट्रेंच दिया है, एक तरफ क्या दिया है, कहाँ लोकेटेड है, ये कौन से सागर में है। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। मिंडानाओ ट्रेंच, ये नाम तो बहुत कम होने सुना होगा, मिंडानाओ ट्रेंच। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो नाम हमने सुना नहीं है उस पर हम कंसिडर नहीं करेंगे, पहले बाकी 2 को मिला देते हैं। ठीक है, सुंडा ट्रेंच का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। किस में है ये? इंडियन ओशियन में है। रोमांचे ट्रेंच किस में है? ये है अटलांटिक में। तो बचा मिंडानाओ ट्रेंच, ये किस में हो गया? प्रशांत महासागर में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2, 3 एंड 1। 2, 3, 1 इस ऑप्शन इज बी। चलिए देखते हैं मिंडानाओ ट्रेंच कहाँ है और बाकी दोनों ट्रेंच भी कहाँ है। ठीक है, जो रोमांचे ट्रेंच है ये तो अटलांटिक में है, जहाँ पे अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में एक जगह है, खाली सा वीरान इलाका, वहाँ पे ये सियरा लियोन के लगभग पास है ये ट्रेंच। तो ये क्या है? रोमांचे ट्रेंच है। एक तो ये क्लियर हो गया। नंबर 2, अभी हम बोले थे सुंडा। अब मैंने सुंडा का पहले भी जिक्र किया, सुंडा स्टेट के बारे में। तो सुंडा स्टेट के ही पास क्या है? सुंडा ट्रेंच है। ये क्या है? इंडियन ओशियन में है, जस्ट सिंपल। और जो फिलीपींस के पास क्या है, वहीं पे क्या है? मेरियाना ट्रेंच है, वहीं पे मेडानोवा ट्रेंच है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, महासागरों के तापमान के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 बाय 1 देखिए। दक्षिणी गोलार्ध के महासागर, गोलार्ध गलत है भाई, ये लिखा हुआ है। गोलार्ध के महासागर उत्तरी गोलार्ध के सागरों की तुलना में गर्म होते हैं। क्या लिखा इसने? कौन सा कथन गलत फाइंड आउट करना? दक्षिणी गोलार्ध के महासागर उत्तरी गोलार्धों के महासागर की तुलना में गर्म होते हैं। यही गलत है भाई, पहला स्टेटमेंट ही गलत है इसका। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको ठंडा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वाटर बॉडीज़ है, और जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसको गर्म होना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या है? कॉन्टिनेंट भी है, जिससे कॉन्टिनेंट जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो धूप के कारण वो जल्दी गर्म, वहाँ के वाटर बॉडीज़ क्या होती है? गर्म होती है। तो पहला ही गलत है ना। दूसरा देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में सतही जल का तापमान भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। ये तो उल्टा बोल रहा है, जबकि वहाँ कम होता है। महासागरीय जल के तापमानों में अक्षांशों के अनुसार भिन्न होता है। बिल्कुल भिन्न होता है। जो हर लेटीट्यूड पे अलग अलग टेम्परेचर रहता है, तो उसके कारण जल का भी तापमान अलग अलग रहेगा। तो वो सही है। महासागरीय धाराएं महासागरीय सतह के तापमान को बिल्कुल प्रभावित करती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आगे देखिए 25वां, महासागरों की लवणता मतलब सैलिनिटी के संदर्भ में है ये, कौन सा कथन सही है? इसमें क्या बोला? खुले समुद्रों में लवणता भूबद्ध समुद्रों की तुलना में अधिक रहती है। तो गलत है। जो भूबद्ध होते हैं वहाँ लवणता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वहाँ से पानी इधर उधर पास नहीं होता, तो उससे क्या होता है? वहाँ पे लवणता बढ़ जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन होता रहता है। तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, आर्कटिक क्षेत्र में लवणता में मौसमी उतार चढ़ाव होता है। आर्कटिक क्षेत्र में लवणता में मौसमी उतार चढ़ाव होता है। जब मौसम ठंडा रहता है ना, तो लवणता ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी बर्फ़ में जम जाता है और वहाँ सोल्ट रह जाता है, तो वहाँ लवणता बढ़ती है। तो ये तो सही है भाई। आगे दे, तटीय क्षेत्रों में लवणता महासागरों में लवणता के लगभग समान होती है। बिल्कुल उल्टा, तटीय क्षेत्रों में लवणता कम हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पे फ्रेश वाटर की नदियाँ आ रही है
और वो क्या जैसे वे ऑफ बंगाल है, गंगा जी के पानी से क्या थोड़ा बहुत वहाँ की सोलिनिटी को कम कर देती है, ठीक है। तो ओनली बी इज़ करेक्ट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल निकाय की लवणता को बदल देता है या देते हैं, मतलब उसमें लवणता को कम ज़्यादा कर सकता है। तो कौन कौन से, ताज़ा पानी आएगा तो लवणता कम होगी, तापमान में वृद्धि होगी तो लवणता बढ़ेगी, ये भी घनत्व में गिरावट होगी तो लवणता प्रभावित होगी, और हवा की गति से भी लवणता प्रभावित होती है। चारों के चारों सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित लवणों को समुद्री जल में उनकी प्रतिशत संरचना के बढ़ते हुए क्रम में रखना, मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा समुद्री जल में कौन सा लवण है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं ना। नंबर 1 पे है सोडियम क्लोराइड, सबसे अधिक मात्रा में यही होता है भाई, इसीलिए वो खारापन लगता है उसमें। कितना परसेंट है, लगभग 77% है ना, अनुमानतः 77 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। नंबर 2 पे है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 10%, 10 से 11 भी हो सकता है, ठीक है। मैं तो मोटा माटी अनुमान लिख रहा हूँ। नहीं, इस सल्फेट से पहले क्लोराइड होगा यार, क्यों, ये हो गया 3, सल्फेट होगा आपका, ठीक कह रहा तुम भाई, ठीक कह रहा, 4%, 5% कर दो। और मैग्नीशियम क्लोराइड होगा 10। आप एक बार इसे चेक कर लेना, जहाँ तक मेरे को आइडिया, पर मेरे को लग रहा है कि इतना ही होगा। फिर आएगा चौथे पे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट होगा आपका मोमेंट 4% के आसपास। पोटेशियम सल्फेट आता है उसके बाद। ये समुद्र में धूल धक्कड़ चट्टानों के अपरदन उससे ये मिलते जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में पहले से ही रहते हैं, नदियाँ ही ले जाती है, हवाएं ले जाती है समुद्र तक। उसके बाद आता है पोटेशियम सल्फेट, जो कि लगभग 2% के आसपास होगा। और बाकी रेस्ट ऑफ सोल्ट है ना, रेस्ट ऑफ सोल्ट, बाकी जितना बचा वो परसेंटेज इसमें अब और भी हो सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पीछे रख दीजिए आप किसको, 1 सोडियम क्लोराइड, तो या तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है। उसके बाद देखिए दूसरे में क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो 1 और 2 ये वाला ऑप्शन सही है। तो इनमें से एक हो गया सोडियम क्लोराइड 77%, नंबर 2 पे आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड 10%, मैग्नीशियम सल्फेट 5% और कैल्शियम सल्फेट 4%। तो आंसर इज डी। इस चीज़ को आप याद रखना कि कौन कौन से लवण किस प्रतिशत में है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आप पॉइंट में भी याद रखो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कौन ज़्यादा है और कौन कम है, ठीक है। आगे देखिए, ज्वार भाटा से होने वाले निम्नलिखित लाभों पर विचार कीजिए। ज्वार भाटे से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ज्वार भाटे से बड़े जहाज़ों का पोर्ट तक आवागमन आसान हो जाता है। देखिए कुछ पोर्ट ऐसे होते हैं कि वहाँ बड़े शिप एट अ टाइम जा नहीं पाते, वो धंसती जाती है, और अगर वहाँ चली गई तो कई बार पोर्ट पे ही फंस जाती है। क्या जब ज्वार भाटा आता है तो पानी का तेज़ बहाव आता है, और उनको अगर पोर्ट में जाना हो तो अंदर चली जाती है, और बाहर आना हो समुद्र में तो वो आ जाती है आसानी से पानी के साथ, तो ज़्यादा पानी के साथ, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ज्वार भाटा क्या करता है, आवागमन को बड़े जहाज़ों के लिए आसान होता है। नंबर 2 के ज्वार भाटे से मछलियाँ पकड़ना, हाँ ये भी सही है, जो मछलियाँ होती है वो किनारे की तरफ आ जाती है ज्वार भाटे के टाइम पे, दोनों सही है। ज्वार भाटे से बहते से नहीं यार, भाटे से शुष्क क्षेत्र में वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है, ये जाती है यार, कितनी मिस्टेक है, बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि उससे ज्वार भाटे से एक वहाँ पे लोकलाइज क्लाउड बनने लग जाते हैं जो कि बारिश करते हैं। तो आंसर डी इज़ करेक्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है, ठीक है, कौन सी गर्म समुद्री धारा है। आपको पता होना चाहिए फॉकलैंड करंट क्या है, कहाँ बहती है फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट कहाँ बहती है, ये आपको पता होना चाहिए, और तभी आप उसका
आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये कोल्ड विंड है, कौन, फोकलैंड करंट है। उसके बाद फ्लोरिडा कहाँ है, फ्लोरिडा अमेरिका का कोस्टल क्षेत्र है, तो फ्लोरिडा क्या है, उधर क्या गर्म टेम्परेचर रहता है, तो ये वार्म करंट है, क्या है, वार्म करंट। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, ये तो मेरे को ठंडी लग रही है एक बार, ये क्या होगी, ये भी क्या है, वार्म है भाई, है ना। तो ये 2 और 3 का ऑप्शन क्या है, ये। आगे देखते हैं कि कहाँ कौन कौन सी धाराएं होती है ना। मैंने कहा एक चैप्टर, एक इसमें हम देखेंगे कि कौन से धारा किधर बहती है और कौन सी धारा ठंडी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंटलीज करंट। एंटलीज जो करंट है ये क्या है, वार्म करंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, वार्म, है ना। उसके बाद नंबर 2 पे बेंगोला। बेंगोला कहाँ बहती है, बेंगोला आपके बहती है उसके पास क्या कहते हैं, सदर्न टिप ऑफ लैटिन अमेरिका, मतलब क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका के उस पे, इसी के कारण क्या, पेरू बोलते हैं, चिली और पेरू का डिज़र्ट बनता है, क्या नाम भूल गया मैं उसका, मोराबे कुछ ऐसी करके है ना, कोल्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट। वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट क्या है, वेस्टर्न, ये अर्थ क्या, उससे रोटेशन के कारण ये बहती है, सेंट्रल की तरफ बहती है, ये क्या है, एक कोल्ड करंट, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इक्वेटोरियल प्रतिवर्ती या काउंटर करंट। इक्वेटोरियल काउंटर करंट तो स्वाभाविक है, इक्वेटर की तरफ बहती है तो वार्म होगी। तो इसमें ठंडी कौन सी है, 2 और 3 है। चलिए चित्र में देखते हैं कौन कहाँ बहता है, ठीक है। ये आपका आ गया बेंगुला करंट है, कहते हैं इसे। ये एक ठंडी धारा है, ये साउथ अंटार्कटिका की तरफ से आती है और इसके कारण यहाँ पे एक डिज़र्ट बनता है, मतलब रेगिस्तान बनता है, क्योंकि बारिश हो नहीं पाती वहाँ पे, तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है अग्लोहास की धारा। मैंने अभी कहा था फिशिंग ग्राउंड, तो एक फिशिंग ग्राउंड यहाँ पे भी है, ठीक है, कासाब्लांका कहते हैं या शायद कुछ और कहते हैं, आप ज़रूर देख लेना, है ना। एक फिशिंग ग्राउंड यहाँ पे, जहाँ पे दोनों करंट मिल रही है, ठीक है। अब देखिए गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है, गर्म, जो लाल में है वो गर्म है और बाकी ठंडी है, जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम। और यहाँ से आती है आपका लेब्राडोर की धारा, इसे कहते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड की धारा। इन चीज़ों को आप याद रखना है। फ्लोरिडा का अभी देखा, ये गर्म धारा है, ठीक है, क्योंकि ये भी इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलती है। और एंटलीज की धारा ये ब्राज़ील और वेनेजुएला के पास या और कैरिबियन आइलैंड के पास चलती है। ये गन्ने की खेती के लिए कैरिबियन में मदद करती है, कैरिबियन आइलैंड में, ठीक है। और केनारी की धारा देखिए, वैसे है तो गर्म, लेकिन केनारी जो अफ्रीकन वाले हैं ना, ये इनकी यहाँ पे गर्म होता है, तो इन्हें गर्म धारा भी ठंडी लगती है, इसलिए इसे ठंडी धारा के रूप में कंसीडर किया गया है, ठीक है। इधर आप देखिए, इसमें ये रहा क्यूरोशियो की धारा और ओयोशियो की धारा। ओयोशियो क्या है, ठंडी धारा है, जो कि कमचटका आइलैंड की तरफ से आती है जापान की तरफ के लिए, ठीक है। कुरोशियो की धारा और कमचटका आइलैंड से आने वाली ओयोशियो की धारा यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे भी एक क्या है, फिशिंग ग्राउंड है जापान के पास, ठीक है। और कुरोशियो की धारा को क्या कहते हैं, ब्लैक करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये काले पानी के रूप में इस साइड को बहती है, ठीक है। और मैंने एक और कहा अग्लोहास भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये क्या है, अफ्रीका आइलैंड की तरफ यहाँ पे बहती है, ठीक है, अग्लोहास करंट, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है। और कौन सी थी, बाकी तो खास इम्पोर्टेंट है नहीं, 2-4 ही है इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी किसी दिन मैं इस पर डिटेल टॉपिक बनाऊंगा और उसको काउंटर करने के लिए कौन कौन सी धारा बहती है। जैसे यहाँ पे अभी बोल रहे थे, कौन सी इक्वेटोरियल काउंटर करंट कैसे बह रही है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट को बैलेंस करने के लिए क्या बहती है। मैं इसके बारे में पहले भी अभी एक MCQ में बता चुका हूँ,
और एक आइलैंड के जब जहाँ पे आइलैंड आता है वहाँ से घूम के दूसरे छोर की तरफ जाती है, तो उसकी नेचर और बदल जाता है जैसे जैसे वो जिस वाटर बॉडीज से जा रही है उसका वेरिएशन आता रहता है, ठीक है। उसमें उसका नाम भी बदल जाता है और वो भी बदल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, और आप हमारे चैनल डंकी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें ताकि हम ऐसे वीडियोज़ बनाने में हम भी थोड़ा बहुत उत्साहित हों कि आप लोग देखेंगे तो तभी हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हमने बनाने भी क्यों, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिए आप। आज के लिए इतना बहुत है, नमस्कार।